किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार के सीवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला और किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने बिहार में PMAYU के लाभार्थियों को पहली किस्त भी की जारी। पूर्ण हो चुके मकानों के लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत पहुंचकर शिमला मिर्च के लिए मशीन से की मल्चिंग का काम। कृषि मंत्री ने कहा कि बिना खेत में जाए नहीं हो सकती किसानी। खेती का आनंद है अद्भुत। उत्तर प्रदेश में इस साल गेहूं की हुई रिकॉर्ड तोड़ खरीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्र गोवा तक पहुंचे। राज्य सरकार की इस पहल का असर सीधे तौर पर खरीद में देखने को मिला। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है मॉनसून। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार में PMAYU के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। उन्होंने PMAYU के 6,684 पूर्ण हो चुके मकानों के गृह प्रवेश समारोह के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत पहुंचकर शिमला मिर्च के लिए मशीन से मल्चिंग का काम किया। उन्होंने कहा कि बिना खेत में जाए किसानी नहीं हो सकती। खेती का आनंद अद्भुत है। जब मेहनत से बोया हुआ बीज पौधा बनकर फलता है तो लगता है कि जीवन सार्थक हो गया है। खेती का आनंद अद्भुत है। अच्छी किसानी बिना खेत में जाए नहीं हो सकती। आज मैंने शिमला मिर्च के लिए मल्चिंग मशीन से करने का काम किया है। खेती में समय पर जल्दी काम पूरा हो, इसलिए मशीनीकरण का भी महत्व है। और आज हमने मल्चिंग मशीन से की। हम यहाँ शिमला मिर्च लगाने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और मैं केवल कृषि मंत्री नहीं, किसान भी हूँ, इसलिए अपने खेत में आता भी हूँ और खेती खुद करने का प्रयत्न भी करता हूँ। उत्तर प्रदेश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है। पिछले वर्ष जहां 9.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं
की खरीद हुई थी, तो वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 यानी कि वर्तमान सत्र में ये खरीद बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्र इस साल गांव तक पहुंचे। राज्य सरकार की इस पहल का असर सीधे तौर पर खरीद में देखने को मिला। गेहूं बिक्री करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2508.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में दावा किया है कि किसानों से देश में सबसे अधिक बोनस के साथ गेहूं की खरीदी की जा रही है। सरकार द्वारा 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। बीते 20 वर्षों में राज्य सरकार ने किसानों को फसलों का वाजिब मूल्य दिलवाने के लिए लगातार काम किया है और इससे पहले किसानों को गेहूं की खरीद पर इतना लाभ नहीं मिल पाता था। यही नहीं, अब सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा। सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया है। राज्य के कृषि उप संचालक डॉक्टर SK निगम के अनुसार किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिले, इसके लिए रबी वर्ष 2025 के लिए मूंग का समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का 7,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी, जिसमें किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों और अन्य पंजीयन केंद्रों पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सही पोषण और उर्वरक फसलों के अच्छे उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। आज के समय में बाजार में कई तरह के उर्वरक उपलब्ध हैं, जिनके इस्तेमाल से किसान मिट्टी की क्षमता को सुधार सकते हैं और साथ ही फसलों के विकास और उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। वर्तमान में किसान खरीफ फसलों की बुआई कर रहे हैं। ऐसे में इन फसलों के अच्छे विकास के लिए किसान राइजोबियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर खरीफ, मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसल पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजोबियम इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए किसानों को खर्चा नहीं करना पड़ेगा और साथ ही किसानों की लागत भी कम होगी और वह केमिकल उर्वरकों पर कम निर्भर रहते हैं। पौधों पर इसका इस्तेमाल करने से पौधे ज़्यादा हरे भरे और स्वस्थ होते हैं और साथ ही ये उर्वरक पूरी तरह जैविक है, जो कि इसे वातावरण के भी अनुकूल बनाता है। बता दें कि खरीफ सीजन में राइजोबियम का इस्तेमाल मुख्य रूप से खरीफ, मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसल पर किया जाता है। आज पूरी दुनिया में नई चिंता एक बड़ी वजह बनी है टेक्सटाइल वेस्ट। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। टेक्सटाइल वेस्ट आज पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका क्या होता है? यही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इससे निपटने को कई राज्यों में कई संस्थाएं सक्रिय हैं। इसीलिए इस समस्या निपटने के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 120वीं कड़ी में सराहना की। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है, यानी चुनौती बड़ी है। कई स्टार्टअप्स टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम कर रहे हैं। कई टीमें कचरे को रिसाइकिल कर सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुटी हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकिल कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग्स, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं, जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। ये प्रयास सचमुच सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही पानी की बचत और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट आदि पर भारी अनुदान भी दिया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम शुरू किया गया। बता दें कि ड्रिप संयंत्र स्थापना से 70 से 80% तथा स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना से 50 से 55% तक पानी की बचत होती है। सहायक निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया है कि सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापना पर लघु सीमांत कृषक, SC, ST, महिला कृषकों को इकाई लागत का 75% व अन्य सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 70% तक अनुदान देय होगा। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना पर न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर व अधिकतम 5 हेक्टेयर तक प्रति लाभार्थी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। और आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में मखाने के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 वर्षों में मखाने की खेती का रकबा 2 गुना बढ़ गया है। कृषि विभाग और कॉम्फेड की कोशिशों से ही बीते दिनों सुधा ब्रांड ने मखाना अमेरिका तक भेजा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 तक बिहार में मखाने की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखाने का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे मखाने की खेती का रकबा बढ़कर 35,224 हेक्टेयर हो गया। गौरतलब है कि मखाना विकास योजना के तहत मखाने की उच्च प्रजाति के बीज के उपयोग से उत्पादकता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। करीब 25,000 किसान मखाने की खेती से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार से मखाने को 20 अगस्त 2022 को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिथिला मखाने के नाम से मिल चुका है। बिहार सरकार की मखाना विकास योजना के अंतर्गत 10 जिलों में मखाने के उत्पादन का विस्तार हुआ है। मिजोरम सरकार राज्य में कृषि ढांचे को मजबूती देने के लिए कोलासिब और ममित जिलों में सुपारी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य नकदी फसलों में मूल्य संवर्धन पर स्थानीय किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। ये निर्णय मुख्यमंत्री लालदू होमा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें भूमि संसाधन, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकारी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। भूमि संसाधन सचिव लाल संग ली आना ने जानकारी दी है कि कोलासिब के चंपई और ममित की जमुआंग में सुपारी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए उत्तर पूर्व परिषद से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रबर, कॉफी, सुपारी और झाड़ू घास जैसी नकदी फसलों की खेती के साथ साथ कृषि संपर्क सड़कों का निर्माण, ढलान पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और गोदामों की स्थापना का कार्य भी चल रहा है। किसानों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अगले वर्ष से झाड़ू घास की ग्रेडिंग की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। राज्य सरकार 4 प्रमुख नकदी फसलों अदरक, हल्दी और मीजो मिर्च और झाड़ू घास की सीधी खरीद कर रही है। इसके अलावा बैठक के दौरान राज्य में कॉफी की खेती को प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया गया। और बात करें मौसम की, तो मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में अति भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में 22 और 25 जून को तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही 22 से 25 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी
वर्षा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मसालों की खेती होती है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत 60 से ज्यादा तरह के मसाले उगाता है और 200 से अधिक देशों को 225 तरह के मसाला उत्पाद बेचता है। मसाले भारत के कृषि और बागवानी निर्यात में बड़ा योगदान देते हैं। मसाले सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी उपयोगी हैं। यही वजह है कि मसाले भारतीय संस्कृति और दुनिया भर के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वहीं मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसाले के निर्यात तकरीबन 88% और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। बता दें, साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। सौंफ, मेथी, लहसुन, मिर्च और पुदीना से बने उत्पाद शामिल हैं। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। दूसरे प्रमुख निर्यातों में पुदीना उत्पाद, हल्दी और करी पाउडर या पेस्ट शामिल थे। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गई है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो देश ने अनुमानित 3,539.59 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यानी इसकी पैदावार में तकरीबन 6.5% की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों के रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अलावा खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही धान, मक्का, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, गन्ना जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की उपज में भी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्री अन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की पैदावार 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.93
4-6 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तूर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान वर्षा आधारित क्षेत्र में गन्ने की बुवाई कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान अभी के समय बाजरे की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भी सुनिश्चित सिंचाई के साथ धान की बुवाई करें। साथ ही यहां के किसान खरीफ मूंगफली की बुवाई भी जारी रखें। बात करें तेलंगाना की, तो यहां के किसान हरी खाद वाली फसलों की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सुनिश्चित सिंचाई के साथ धान की लंबी अवधि वाली किस्मों की बुवाई कर लें। वहीं कोंकण में मूंगफली की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान रागी की नर्सरी में बुवाई की जा सकती है। कोंकण के किसान अभी के समय धान की बुवाई कर लें। बात करें गुजरात के दक्षिणी इलाकों की, तो यहां के किसान सोयाबीन और धान की बुवाई फिलहाल स्थगित करें। साथ ही पहले से बोई गई धान की नर्सरी, सोयाबीन और केले के बागानों में जल जमाव को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाएं। यहां के किसान गन्ने और केले को सहारा प्रदान करें ताकि फसलें नीचे न गिरे। वहीं सौराष्ट्र के किसान सब्जियों के खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें ताकि उपज का नुकसान न हो। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां के सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में परिपक्व मूंग और उड़द की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं पूर्वी विदर्भ के किसान खरीफ धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 5 साल के अंतराल के बाद सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ एक दिन बचा है। तेलंगाना के लाल बहादुर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कार्यक्रम में भाग लिया।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी तेलंगाना में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए इस धर्म आधारित आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय समिति ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों के साथ आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान भक्तों के लिए योजना, व्यवस्था और सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर स्थित उमरडा स्थित फॉस्फेट फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बैठक करने पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना देश के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये न केवल विभिन्न चुनावों पर होने वाले खर्चों में कटौती करेगा, बल्कि इससे काफी समय भी बचेगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।